डॉक्टर संदीप मारवा के साथ हर बात में है छुपी नई बात। सर नमस्कार। आइए सर, आइए। सुशील जी, क्या हाल है? सर बहुत बढ़िया सर। सर पिछली बार हम लोगों ने मार्वल स्टूडियो की यात्रा के बारे में बात की थी और काफ़ी विस्तार से हमने समझा था कि मार्वल स्टूडियो की क्या यात्रा रही है और किस तरीके से उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मीडिया जगत को है। तो इस बार मैं थोड़ा सा चर्चा आपसे ही करना चाहता हूँ कि जो एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न है, इसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई और जो हमारा जो पीएचडी का जो विषय भी है वो मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप इन नॉर्थ इंडिया, कि नॉर्थ इंडिया में किस तरीके से उस दौर में चीज़ें उभर रही थी और उस तरीके से एएफटी भी जो उभर के आ रहा था सामने, तो वो थोड़ी मैं चर्चा आज आपके साथ करना चाहता हूँ। वैसे तो अगर शुरू करूं तो ये कहानी बड़ी पुरानी है, क्योंकि जब मैंने कॉलेज पास कर लिया था 1978 के अंदर, तो उसके बाद मैं हिंदुस्तान का जो प्रीमियर फिल्म स्कूल था उस वक्त चल रहा था, वो ज्वाइन करना चाहता था और मेरी रुचि कहीं एक्टिंग में थी जी। ओके। और मैं अपने स्कूल और कॉलेज का बेस्ट एक्टर और दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस्ट एक्टर और कई अवार्ड जीत चुका था। और कहीं ना कहीं हमारे अपने फैमिली सर्कल में भी मेरे पिताजी के बड़े अच्छे दोस्त थे, प्रकाश मेहरा उन दोनों के सबसे चर्चित फिल्म प्रोड्यूसर रहे थे और ओम प्रकाश जी जो बड़े चर्चित देश के एक्टर रहे। तो ये सभी लोगों ने बार बार मेरे दिमाग में डाल रखा था कि तुम एक्टिंग का कोर्स कर लो और उसके बाद फिर बम्बई आ जाओ। तो मैं वो उसी को दिमाग में रखते हुए 78 में जब मैं ये ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता था उसे ज्वाइन करना चाहता था, तो पता चला कि एक्टिंग कोर्स जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया। अच्छा, ये आप बात कर रहे हैं एफटीआई पुणे की? हाँ, एग्जैक्टली 1978 में बंद कर दिया गया। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट और उसमें भी कोर्स नहीं है। मैं दिल्ली वापस आ गया हताश होकर और उसके बाद फिर मैंने एक यहाँ ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में एक फिल्म स्कूल था, वहाँ जाकर तहकीकात की और पता नहीं मेरा दिल नहीं माना और मैंने ये विचार छोड़ दिया कि मैं अब कोर्स नहीं कर रहा ये वाला। मैं मस्त हो गया और मैंने अपनी एमए की एजुकेशन दिल्ली में यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और मैंने एमकॉम ज्वाइन कर लिया, मार्केटिंग मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट से और मैं उसमें अपनी पढ़ाई में लग गया। फिर मैंने इरादा बदला क्योंकि शायद मैं हताश हो चुका था सुन के कोर्स नहीं है। ये कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बात चली गई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर थिएटर तो कर ही रहा था, टेलीविजन भी कर रहा था, दूरदर्शन एक ही चैनल हुआ करता था। आज आपने प्ले कर लिया तो अगली बार आपको प्ले जो है वो 6 महीने के बाद मिलेगा। ऐसा वहाँ पे रूल होता था। 6 महीने से पहले बुलाते ही नहीं थे। वो कहते थे इतने आर्टिस्ट हैं, कहाँ हम कैसे चांस दें जब तक कि हम गैप नहीं डालेंगे लोगों के एंट्री के ऊपर। वो भी होता रहा। तो वहाँ फिर और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर क्योंकि प्लेस कर रहा था तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त यार थे। सारा नेशनल स्कूल ड्रामा मेरा दोस्त था। हमारी स्कूल टीचर नादिरा जहीर हुआ करती थी जो बाद में नादिरा बब्बर बनी और राज बब्बर, पंकज कपूर, उसके साथ अनुपम खेर, फिर ऐसे बहुत सारे जो कलाकार थे जो नेशनल स्कूल ड्रामा के उसी सालों में पास हुए थे, उनके साथ भी हम लोग प्ले करते रहे। और ये सोच विचार जो है ये चलता रहा, काम चलता रहा। हमने अपनी एंटरटेनमेंट बना के रखी। ये यहाँ पर ये विचार जो था पनप रहा है कि चल रहा है। हाँ, जबकि मार्वल स्टूडियो तो बन चुका है। वो तो बन चुका है। ये मैं थोड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ कि उन दिनों में भले ही फिल्म सिटी बनाने का ख्वाब था, भले ही स्टूडियो बनाने का ख्वाब था, लेकिन उन दिनों में ये ख्वाब जरूर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में था कि भाई एक फिल्म स्कूल तो होना चाहिए यहाँ पर, कि नॉर्थ इंडिया से सभी लोगों को पूना जाने की क्या जरूरत है। और दिल्ली में एक ही था, वो भी मंडी हाउस पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और वो सिर्फ ड्रामा की बात करते थे। तो वो भले ही मैं ड्रामा करता था लेकिन सिनेमा से मेरा कनेक्शन
लगा हुआ था। यहाँ स्टूडियो शुरू हो चुका था। 2 साल मैंने अच्छा खासा काम कर लिया था और कई 40-50 प्रोडक्शन कर चुका था। अच्छा खासा तजुर्बा हो गया था, क्योंकि जो भी शूटिंग आती थी जब तक वो खत्म नहीं हो जाती थी मैं वहीं बैठ के स्टूडियो में उसे देखता रहता था, बल्कि उस शूटिंग का हिस्सा बन जाता था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी किसी का सेट डिजाइन कर दिया, कभी किसी का प्रोडक्शन का काम देख लिया, कभी किसी की इन्वॉल्वमेंट बेसिकली टोटल इन्वॉल्वमेंट। तो उससे क्या है, वो 2 साल मेरी जिंदगी जो थे वो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन इन सिनेमा हो गई। ओके। और मैंने वो वहां से जो ट्रेनिंग शायद वहां लेनी थी वो मैंने अपने स्टूडियो में ट्रेनिंग लेनी। और मेरे पास फीचर फिल्मों का, टॉक शोज का, गेम शोज का, न्यूज एंड करंट अफेयर प्रोग्राम्स का, समाचार का, चैनलों का, मल्टी कैमरा सेटअप का, सिंगल कैमरा का, राइटिंग से लेकर और डायरेक्शन तक और प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक का एक बड़ा जबरदस्त तजुर्बा मेरे सामने आ चुका था। जबकि इससे पहले मैं न्यूज एजेंसी चला चुका था दिल्ली के अंदर स्टूडियो खोलने से पहले। यहां मुझे ये लगा कि मेरे पास इतनी नॉलेज हो गई और स्टूडियो का पूरा सेटअप हो गया, और वहां ये जो बैक ऑफ द माइंड में विचार था कि एक दिन मुझे इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, वो यहाँ आकर अब पकना शुरू हो गया। और यहाँ से मुझे विचार आया कि मेरे पास जगह है, टाइम है, रिसोर्सेज हैं, एक्सपीरियंस है, केस स्टडीज हैं और इसकी जरूरत है। और जब यहाँ आए तो जो उन 2 सालों के दौरान मैंने देखा कि पूरा उत्तर भारत अनट्रेन्ड लोगों से भरा हुआ था, सिवाय दूरदर्शन का स्टाफ जो कभी कभी पार्ट टाइम या जो रिटायर्ड लोग जो हमारे पास यहाँ काम करने के लिए आते थे, शायद वो कहीं ना कहीं एक दूरदर्शन के टेलीविजन स्टूडियो में उन्होंने ट्रेनिंग ली होती थी। फिल्मों का उन्हें फिर भी ज्ञान कम था, क्योंकि मैं देखता था कि लाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू, शॉट्स पॉइंट ऑफ व्यू, टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो लोग सब सिर्फ न्यूज और करंट अफेयर में ही रमे हुए थे। वो किसी फिक्शनल प्रोग्राम को, किसी एक जबरदस्त किसी फिल्म के लेवल की सोच नहीं रख पा रहे थे। वहां से ये सारे आइडिया मैच्योर हुए और मैंने ये विचार किया कि हमें एक फिल्म स्कूल खोल देना चाहिए। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं साधन मलिक जी को, जो कि FTI पुणे के टीवी विंग के डीन थे, वो रिटायर होके दिल्ली वापस आ चुके थे और यहाँ पर दिल्ली में शुगल मेला करते थे, कभी इधर बैठ गए, कभी वहां मिल गए, और हमारे म्यूजिक शॉप खान मार्केट के कस्टमर भी थे, वहां आकर म्यूजिक वगैरह भी लेते थे। तो एक दिन मेरी मुलाकात उनकी वहां हुई, तो मेरे ब्रदर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, दीपक मारवा ने, कि भाई ये FTI पुणे के फॉर्मर डीन हैं, और मैं हमेशा ट्रेनिंग की बात करता था, तो उसे याद था, तो उसने उसी टाइम मुझे इंट्रोड्यूस कराया। मैंने मलिक साहब के साथ इमीडिएटली मीटिंग फिक्स की और हमारी वार्तालाप शुरू हो गई। अच्छा, मलिक साहब ने सोचा आएगा, सोचेगा, बोलेगा, 2-4 साल लगाएगा, फिर कहीं रिसोर्सेज इकट्ठी करेगा। तो मैंने वहाँ खान मार्केट में चाय पीते पीते मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने कहा सर मेरे को तो तारीख निकालनी है कि मुझे कब शुरू करना है। मेरे पास कंटेंट बहुत कुछ है, लोग हैं, एडवाइजरी कमेटी मेरे दिमाग में बनी हुई है, मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है, फैकल्टी मेरे दिमाग में है, और बाकी कुछ अगर कसर बची होगी तो आप बताएंगे, मुझे करेक्ट कर दीजिए अगर मुझे लगता है कि मैं अगर कहीं कमजोर जा रहा हूँ। जॉनी आओ मेरे घर आओ, जॉनी बोलते थे मुझे। तो वो मनीर के रहते थे, मैं उनको मिला जाकर और वहाँ पर उनसे वार्तालाप हुई, बात हुई, सब कुछ हुई, तो बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं इतना अंदाजा था कि तुम इतनी आगे निकल चुके हो। मैंने सोचा कि नए सिरे से शुरू होगा, 2 साल लग जाएंगे। मैंने कहा मलिक साहब महीने की बात करिए तो मैं समझ जाता हूँ। उन्होंने कहा जॉनी इतने में तो क्या होगा। मैंने कहा वो मेरे पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे दिमाग में मैंने तो प्रोस्पेक्टस तक बना रखा था, मैंने कोर्सेज बनाए हुए थे, मतलब ब्लूप्रिंट तैयार था। ब्लूप्रिंट तैयार था मेरे दिमाग के अंदर, सिर्फ मैंने पेपर पे नहीं डाला था। तो मैंने उसको 2-3 दिन के अंदर ही पूरा पेपर पे डाला और मैंने आदरणीय साधन मलिक जी को दिखाया, और उन्होंने देखा कि जॉनी तुमने तो 90% काम किया हुआ है, मैं इसमें करेक्शन कर देता हूँ। उन्होंने जरूरी बात है उसमें करेक्शन की, कुछ अच्छे नाम जोड़े टेलीविजन से रिलेटेड, और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात हुई वो ये हुई थी कि मैं इसका जब
उन्हीं दिनों में जब पहला दिन था तो मैं इसको बोलना चाहता, पहले मैं उससे निकला नोएडा फिल्म स्कूल या नोएडा फिल्म इंस्टीट्यूट। तो फिर मैंने सोचा कि देखिए मैं 2 साल में कितनी शूटिंग कर चुका हूँ, जो राष्ट्रीय लेवल पे लोग आके काम कर रहे हैं, बल्कि कुछ तो एशियन कंट्रीज के आके लोग यहाँ काम कर गए थे। उन दिनों में एटीएन चैनल बड़ा पॉपुलर था, एशिया टीवी नेटवर्क, जो सारा दिन बॉलीवुड के गाने दिखाता था, वो बहुत पॉपुलर था। हांगकांग से प्रसारित होता था, लोग इंडिया में देखते थे, और वो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन था। तो ये इन्हीं दिनों में एक हमारी और संस्था है, इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का एग्जीक्यूटिव क्लब। ये वो क्लब था जिसको मैंने ही शुरू किया था अपने ही इंस्टीट्यूट में, और मैं उसके अंदर वहां से मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहा था कई सालों से। मैं जब से वो पास आउट हुआ था, मैं तब से वो उसका एग्जीक्यूटिव क्लब का मेंबर था, और उसकी हर महीने मीटिंग हुआ करती थी। इस महीने मीटिंग मेरे घर में थी। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव क्लब के मेंबर होते थे, 15, 20, 25, वो उस घर में इकट्ठे हो जाते थे विद अवर प्रिंसिपल, जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के डायरेक्टर थे, डॉक्टर जगजीत सिंह। वो भी आ जाते थे, और एक नई बिजनेस, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस करते थे हम लोग उस क्लब के अंतर्गत, और फॉलोड बाय हाई टी। और मैं घर गया, ग्रेटर कैलाश में मैं रहता था, तो 5:30 का अगर टाइम था, तो उस दिन 5 बजे डॉक्टर जगजीत सिंह आके बैठ गए, और वहां पर वार्तालाप हो रही थी। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं भी इंस्टीट्यूट खोलने जा रहा हूँ। अरे अच्छा, अब एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, उसका स्टूडेंट कह रहा है कि मैं भी एक इंस्टीट्यूट खोलने जा रहा हूँ, तो ये मेरे को लगता है बड़ी एक्साइटिंग सी बात थी। तो बोले भाई क्या करोगे? मैंने कहा सर फिल्म स्कूल होगा। कह रहे क्या नाम डाला उसका? मैंने बोला सर पहले सोचा था नोएडा फिल्म स्कूल, मजा नहीं आया, अब मैं सोच रहा हूँ उसका नाम मैं रख रहा हूँ इंडिया फिल्म एंड टीवी स्कूल ऑफ इंडिया। तो बोले यार तुम कैसे अजीब आदमी हो, क्यों? कह रहे तुमने तो मुझे पिछले महीने बताया था कि तुम्हारे यहाँ पे शूटिंग जो है वो एशियन कंट्री से भी आ रही है। मैंने कहा बिल्कुल आ रही हैं। तो कह रहे तुम एशिया की बात करो ना फिर। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, इसका नाम रखो एशियन फिल्म स्कूल। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अच्छा भी लग रहा है, एशियन फिल्म स्कूल, AFS, अच्छा लग रहा है कुछ। तो ये वहां तय किया मैंने कि हम इसका नाम एशियन रखेंगे। और ये नाम डॉक्टर जगजीत सिंह ने सजेस्ट किया। तो वो अब मैं उस नाम को लेकर रखे, या मीटिंग तो एक तरफ गई, वो नाम मैं लेकर सपना लेने लगा। अब जब मैं 2-3 दिन के बाद साधन मलिक जी को मिला, तो बोले जॉनी तुमने नाम तो बहुत अच्छा ले लिया, एशिया की बात कर रहे हैं, तुम्हारा विजन तो बहुत बड़ा है। मैंने कहा सर विजन तो बड़ा लेके ही चलना पड़ेगा। और एशियन फिल्म स्कूल, तो बोले देखो ऐसा है कि जब मैं पुणे में था, तो वहां पर पहले उसका नाम होता था फिल्म स्कूल ऑफ इंडिया। तो वहां हमने टी लगवाया था, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो पहले फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था, अब हमने बाद में टी लगवाया, क्योंकि टेलीविजन जो है वो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की जान हो जाएगा। तो मैंने कहा साहब बात तो सही कह रहे हैं आप। तो कह रहे हैं आज के जमाने में तो आपको वैसे ही होना चाहिए। ये सजेशन हमें मलिक साहब ने दिया। तो मैंने कहा सर चेंज कर लेते हैं। तो हमने उसका नाम कर दिया एशियन फिल्म एंड टेलीविजन स्कूल। अब हमने कहा यार ये इसको नाम को थोड़ा और मॉडर्न बनाया जाए, तो अब हमने उसको नाम को ठीक किया, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी। और ये नाम तय हुआ। अगले दिन लेटर हेड छपे और कॉरेस्पॉन्डेंस का काम शुरू हो गया। जिन जिन लोगों को हमने एडवाइजरी में लेना था, एजुकेशनल कमेटी में लेना था, फैकल्टी के लिए बुलाना था, ये सब हमने लेटर लिखने शुरू कर दिया, और काम हमारा शुरू हो गया। और 15-20 दिन के अंदर हमने इस सारी चीज को रैपअप किया। और एक चर्चित एड एजेंसी के एक क्रिएटिव डायरेक्टर मेरे दोस्त थे, मैंने वो सारा प्रिंट आउट जो था वो उनके हवाले किया कि भाई इसकी मुझे कोई खूबसूरत सी प्रोस्पेक्टस बना के दीजिए, वाइट, रेड एंड ब्लैक के अंदर। उसने मुझे वो एक बड़ी खूबसूरत सी सिंपल बट ब्यूटीफुल इंफॉर्मेटिव एक प्रोस्पेक्टस पहले तैयार हुई। लोगों के 3 कलर डिसाइड हुए, और जब हमने इसको शॉर्ट फॉर्म किया तो वो बन गया AAFT, और वहां से लोगो भी बनाना था। तो वहीं हमने ये कसम खा ली कि ये AAFT नहीं है, ये आफत है। ये जिस दिन पैदा होगा उस दिन ये पूरे मुल्क के अंदर एक इंकलाब पैदा करेगा। ऐसे हम इस विचारधारा के साथ हम लोगों ने AAFT शुरू कर दिया। जी।
बिल्कुल सर। सर ये जब शुरू किया तो उस दौर में धीरे-धीरे करके टेलीविज़न जो है 24/7 में तब्दील हो रहा था। न्यूज़ चैनल काफ़ी आ रहे थे और जो नहीं मैन मैं पावर जो है वो काफ़ी बढ़नी शुरू हो गई थी। हुँ। तो कहीं ये सब भी आपके माइंड में चल रहा था कि इसको अगर मीडिया को अब देना है और अगर ये डिमांड पूरी करनी है? ये बात तो यकीन मैं कर चुका था 2 साल के अंदर कि मुझे अपने स्टूडियो में काम करने के लिए, शूटिंग करने के लिए मैन पावर नहीं मिल रही थी। ओके। तो मुझे लगा कि पहला कैंप तो मेरा है, हुँ, हुँ, कि जो बच्चा तैयार हो रहा होगा वो तो मेरे यहाँ पे भी काम कर सकता है। हुँ, दूसरी बात ये कि मेरे चारों तरफ स्टूडियो आ रहे थे। हुँ, पहले 6 थे, फिर 12 हुए और उसके बाद में 16 हो गए हम लोग में मुझे मिलाकर। हुँ, तो मुझे ये भी यकीन हो रहा था कि कुछ मेरे यहाँ काम कर लेंगे, कुछ इन 16 स्टूडियो में काम कर लेंगे आने वाले दिनों में अगर ये बन रहे हैं, क्योंकि बाकी सब लोग बन रहे थे। हुँ, तो वो एक इतना मैंने धार लिया तो मैंने उसके हिसाब से एक सेगमेंट बनाया कि 40 सीटें तैयार करते हैं। हुँ, हमने पहले 4 कोर्सेज़ रेडी किए, एक्टिंग, हुँ, डायरेक्शन, एडिटिंग, कैमरा, ऐसे खौरे नाम थे बड़े 4 नाम ऐसे किया। सादन मलिक साहब ने मुझे बोला कि जॉनी इसमें तुम 2-2 सीटें कम करो और इसमें तुम एक नया कोर्स ऐड कर दो इंजीनियरिंग का। हुँ, तो मैंने कहा सर ना तो मैं इंजीनियर हूँ, ना मैं मैकेनिकली जानता हूँ, ना मुझे कैमरा खोलना आता है। कैमरा प्ले कर सकता हूँ मोस्ट क्रिएटिव तरीके से और मेरा हमेशा ये आइडिया रहा है कि हाउ टू बी क्रिएटिव इन फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री वहां तक तो ठीक है। ये इंजीनियरिंग वाला पार्ट जो है ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ तो इक्विपमेंट हिंदुस्तान में एक भी नहीं बनता। हुँ, उन दिनों में एक भी इक्विपमेंट नहीं बनता, फिल्म और टीवी का हिंदुस्तान में नहीं बनता ये भी था। चुनौती तो है। मैंने कहा कैसे हम ये करेंगे? अब वो जिद थी, मैं उन्हें डीन हुँ, कह चुका था, अपॉइंट कर चुका था, मुझे उनकी बात माननी थी। तो वो एक बड़ा डामाडोल बेदिली से मुझे कोर्स लॉन्च करना पड़ा। हुँ, तो हमने इनको 8-8 सीटें कर दी और उसमें 8 सीटें उसमें कर दी, तो सीटें 40 ही रखी हम और 40 सीटों के साथ 5 कोर्स लेकर हम लोगों ने पहला एड पेपर में दिया और एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के नाम से नोएडा के इस एड्रेस से और हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ऐड आ गए। उन 2 ऐड ने पूरे उत्तर भारत में खलबली मचा दी। ओके। एक जैसे मेला हो गया वो और टेलीफोन हमने यहाँ के नंबर दिए जो कम मिलते थे, बड़ी मुश्किल से टेलीफोन मिला करते थे, पर उन दिनों में मेरे पास 3 फोन थे और 3 फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई, दरा दर दरा दर। और ये हमने चमत्कार देखा क्योंकि उत्तर भारत में इस लेवल का कोई फिल्म स्कूल आज तक नहीं खुला नहीं था था, जगह ही नहीं थी। और जो जानते थे हुँ, ये तो अभी हमारे लिए तो बहुत बड़ी एक तपस्या थी, लेकिन जो लोग जानते थे वो ये भी जानते थे कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो है वो बंबई में भी नहीं है, कलकत्ता में भी नहीं है और मद्रास में भी नहीं। हुँ, जिस हिसाब से हमने सेटअप यहाँ पर मारवा स्टूडियो का नोएडा फिल्म सिटी के इतने बड़े प्रांगण में एक जो आवाज लगाई और अफसोस तो इस बात का था कि ना बस सर्विस थी, ना कोई ट्रेन सर्विस थी, ना कोई मेट्रो थी, ना कोई टैक्सी और स्कूटर चलता था। तो ये एक हमें हमारे लिए बड़ा भारी चैलेंज हो गया और वहां हमने ये डिसाइड किया कि भाई जो लास्ट बस उतारती है वो मारवा स्टूडियो से 2 किलोमीटर दूर है। तो 2 किलोमीटर से दूर कौन आएगा? हमने कुछ रिक्शा वालों से निवेदन किया कि भाई वहां आप अपना एक अड्डा बना लीजिए, जब लोग बस से उतरे तो उन्हें यहाँ लेके आ जाइए। तो वो राजी नहीं थे, वो कहते सब सारा दिन खड़े रहेंगे, एक आदमी नहीं मिलेगा। तो वो लोग सेक्टर 18 पीछे चले जाते थे, गांव था, वहां पे कच्ची दुकानें हुआ करती थी, एक कच्ची मार्केट थी गांव की, वहां वो लोग खड़े रहते थे। तो ये बड़ी मुसीबत हुई। तो लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें मिला कि जो बच्चे प्रोस्पेक्टस लेने के लिए आए खबर पढ़ के, वो 2 किलोमीटर चल के आते थे, प्रोस्पेक्टस लेते थे और 2 किलोमीटर चल के वापस जाते थे। फिर फॉर्म भर के उसकी रजिस्ट्रेशन मनी जो है वो 2 किलोमीटर पैदल आते थे और फॉर्म भर के फिर 2 किलोमीटर पैदल जाते थे। और मैंने उनका कोई टेस्ट नहीं लिया। मेरे बोर्ड मुझे बोला कि आप कैसी अजीब आदमी है, पहला बैच है और आप टेस्ट नहीं ले रहे हैं।
मैंने कहा मुझे आप ये बताइए कि जो बच्चा 2 किलो, आज के जमाने में, हम कोई 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहे, आज के जमाने में जो बच्चा 2 किलोमीटर पैदल चल के प्रोस्पेक्टस खरीदने आ सकता है और 2 किलोमीटर आकर फिर वो फीस जमा करा सकता है, तो वो तो उससे तो बड़ा डेडिकेटेड स्टूडेंट मुझे चाहिए ही नहीं। और मैंने अपने बोर्ड को समझाना पड़ा कि फिल्म, टेलीविजन और मीडिया के क्षेत्र में पैशन जो है वो कामयाब होता है, कोई बीए, एमए, पीएचडी काम नहीं आती है। और तो वो लोग ने मेरी बात को सुना, समझा, गौला, कुछ मेरे साथ चले, कुछ मुझे छोड़ के चले गए कि आपकी जो नीति है या आपकी जो सोच है वो बड़ी बिगड़ी हुई है। तो अब उन्हें कौन जताए कि मैं खुद एक आर्टिस्ट रहा हूँ, मैं खुद थिएटर आर्टिस्ट रहा हूँ, किस तरीके से हम बसों में, स्कूटरों में, पैदल चल चल के मंडी हाउस या जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी पैदल चले जाते थे नाटक करने के लिए, 8-8, 9-9 किलोमीटर निकल जाते थे। तो वो चीज मैंने जब इन बच्चों में देखी तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरे बच्चे आने वाले दिनों में कामयाब होंगे। और वो पहली सीढ़ी जो थी हमारी वो बड़ी कामयाब रही, हमारी सोच कामयाब रही और हमारा पहला बैच निकला तैयार होकर और 40 के 40 बच्चे मार्केट के अंदर मक्खन की तरह चले गए। क्योंकि DD1, उसके बाद DD2 शुरू हो गया, उसके बाद ATN था, चल ही रहा था, उसके बाद एक और फॉरेन चैनल आ गया इंडिया में जो बाहर से प्रसारित हो रहा था, इंडिया में देखा जा रहा था, उनको भी कुछ लोग की जरूरत थी और जी टीवी की लॉन्चिंग की तैयारी हो चुकी थी और जी टीवी भी आ गया था। तो पहला, जबकि जी टीवी की जो इनॉर्गरेशन है वो मारवा स्टूडियो से शुरू हुई। बंबई में सेट लगा हुआ था रूप की रानी चोरों का राजा, और उस सेट के ऊपर तो फॉर्मल इनॉर्गरेशन हुई जहां सारे स्टार्स को बुलाकर प्रोग्राम बनाकर एक जी टीवी की लॉन्चिंग हुई। और प्रोग्राम्स की जो लॉन्चिंग हुई वो मारवा स्टूडियो में हुई। 7 प्रोग्राम मेरे पास आ गए, आपकी अदालत, और अभी नाम मुझे कुछ ऐसे याद ना हो, बट ये है कि ड्रीम मर्चेंट, और इस तरह बहुत सारे 7 प्रोग्राम एक साथ में आए। और मेरे पास ऑलरेडी 5 स्टूडियो थे उन दिनों में, मेरे 5 फ्लोर के ऊपर सेट लगा रहता था और जी टीवी की शूटिंग शुरू होती थी और ताम हो गया था। तो वो चैनल इन्वेजन शुरू हो गई थी। तो ये बड़ा एक टाइमिंग अच्छा बैठ गया, शायद ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी रही कि यहाँ हमने इंस्टीट्यूट शुरू किया, वहां से चैनल इन्वेजन शुरू हो गई। और रोज सुनने में आता था कि फलानी कंपनी, फलाने लोग, ये कोई फॉरेन लोग, कोई इंडियन लोग, कोई बड़ी कंपनी ये चैनल लेके आना चाह रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में रोज मीटिंग हुआ करती थी और हर थोड़े दिन के बाद एक नया चैनल की अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई थी, हो जाती थी। सर ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में कि जैसे आपने बताया कि कंपनीज आना भारत शुरू हो गई थी और मीडिया में काफी काम हो रहा था और जी भी अपने साथ प्रोग्राम या मतलब एक बड़े स्केल पर लेकर आ गए। डीडी नेशनल, डीडी मेट्रो, हर तरफ डिमांड जो है प्रोफेशनल्स की है। अगर एएफटी ना शुरू हुआ होता तो ये जो मीडिया का जो एक उत्थान है या जो मीडिया का विकास है या मीडिया को जो एक स्केल मिला, आपको क्या लगता है? बिकॉज यू आर द पायनियर, आपने फिल्म सिटी को डिजाइन किया, आपने एएफटी को देने के बाद में 30,000 से ज्यादा प्रोफेशनल न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। अगर ये ना हुआ होता तो क्या होता? देखिए, ऑलरेडी एफटीआई पुणे काम कर रहा था, पर उसकी बड़ी लिमिट थी क्योंकि उनके 80 सीटें लास्ट में 80 सीटें उनके पास टोटल थी। एक 100 करोड़ के मुल्क में 80 आदमी फिल्म एंड टीवी का प्रैक्टिकल कोर्स सीख के बाहर निकल रहे हैं तो कोई गिनती नहीं है। फिर इधर से जो मद्रास फिल्म स्कूल था वो मैं खुद होके आया था, वो भी इसी तरीके से, उसकी भी कोई 60 सीटें थी आगे पीछे। फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस ने अपने इंस्टीट्यूट खोले हुए थे, जैसे जेवियर्स करके था, उनका कोई मेन काम नहीं था। ये एक सब्जेक्ट था फिल्म टीवी मीडिया का जिसके ऊपर वो थ्योरी पार्ट ज्यादा रहा था, 80% 90% थ्योरी और बहुत कम प्रैक्टिकल सा था। वो कुछ करते थे। जामिया में भी 20-25 सीटें। फिर जामिया में आए तो जामिया के अंदर कुल मिलाकर 35 सीटें थी, बाद में पहले 30 थी, फिर 35 हुई, टोटल 30। तो मुझे ये लगता था कि इतना बड़ा मुल्क
और अगर यहाँ उस टाइम अगर 8-10 चैनल आ गए तो ये कहाँ से पूर्ति होगी। तो उसके लिए हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले बढ़ाना शुरू कर दिया। काम था या नहीं था, तो इस सोच को दिमाग में रखा कि इस पे तवज्जो दिया जाए। देश का उद्धार कैसे होगा, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का उद्धार कैसे होगा। अगर इन दो चीजों का उद्धार होगा तो कहीं ना कहीं मारवा स्टूडियो और एएफटी भी खुद ब खुद एक कदम आगे आ जाएंगे। तो ये सोच जो है उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, बैंकों के लोन लेने पड़ते हैं और 18 घंटे 20 घंटे काम करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और मैं शुरू से रिसर्च का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने कभी भी कोई काम करने से पहले उसके तहकीकात बहुत करता रहा, सोचता रहा, समझता रहा, उसके प्रॉस कॉन्स देखते रहो, उससे आने वाले अगले 10 सालों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पीछे 10 साल में क्या हुआ है। जब तक कि ये सारी चीज को आप स्टडी नहीं कर लेंगे आप एक अच्छे नतीजे पे पहुंच नहीं सकते। बातें करना बड़ा आसान है, बट किसी एक अच्छे नतीजे पे पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत की जरूरत पड़ती है, पढ़ाई की जरूरत पड़ती है, विजन की जरूरत पड़ती है। और मेरी तो आदत ही थी कि मैं हर प्रोफेशनल के साथ जो मीडिया का भी रहा हो और दूसरा भी रहा हो। तो अब फिर मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा, मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा, तो मुझे वो सारी चीजें दिमाग में रखनी थी। हम लोगों ने 25 बैच तक एएफटी के 6 साल तक हमने 1 रुपया नहीं देखा कि जिसे जोड़कर हम अपनी यहाँ पर कोई एक ईंट भी लगा लें, क्योंकि जो पैसे आते थे उससे दुगने पैसे बच्चे के ऊपर डबल खर्च हो जाते थे। वो सिस्टम आज तक बना रहा। आज भी जो भी फीस है वो एक्चुअल कॉस्ट का 50% बच्चा फीस देता है, 50% मारवा स्टूडियो अपनी फैसिलिटीज देश के लिए देता है। अगर एक साल कोर्स के अंदर एक बच्चा मान लीजिए 1200 घंटे की ट्रेनिंग लेके जाता है, जो दुनिया के अंदर कहीं इतना बड़ा गहरा कोर्स नहीं है, क्योंकि यूजीसी ने भी कह रखा है कि आप 360 घंटे 6 महीने में और 720 घंटे एक साल में एजुकेशन दीजिए। और मेरे यहाँ पर हम लोग 1200 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को, डबल द कॉस्ट हमें करता है। लेकिन इतना मुझे पक्का यकीन है कि जब मेरे यहाँ से स्टूडेंट निकल के बाहर जाता है तो वो एक कामयाब प्रोफेशनल बन चुका होता है। वो जो 1 साल करता है उसके पास 2 साल का कोर्स किया है, जो 2 साल का करता है उसके पास 4 साल का कोर्स किया है, जो 3 साल का कोर्स किया है उसके बाद 5 साल का कोर्स किया है। तो वो इतनी नॉलेज लेके बाहर निकलता है कि वो नाकामयाब होने का कोई चैप्टर ही नहीं बचता। तो ये एक सोच थी कि मुझे, मेरे 3 प्रिंसिपल जिंदगी के रहे हैं। नंबर 1 कि भाई मैं तो देखिए मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हूँ और मुझे हर चीज तन मन धन पैसा पदार्थ मान मर्यादा इज्जत शोहरत सब मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देनी है। दूसरा मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक भारतीय हूँ, मैं आई एम इंडियन, मैं पेट्रियोटिक हूँ, नेशनलिस्ट हूँ। मुझे जो काम करना है अपने देश के लिए करना है और मैं चाहता हूं कि मेरा देश जो है वो उभर के सामने आए और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। और तीसरा मेरा जिंदगी का मुद्दा यही रहा है कि परमात्मा ने आपको इंसान का रूप दिया है, आप ह्यूमन बीइंग हैं, ये आपका फर्ज बनता है कि आप बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया न मिले फल लागे अति दूर। तो आपको जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी मैंने, चाहे वो मैंने रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, महाभारत पढ़ी या मैंने कुरान पढ़ी या मैंने क्या कहते हैं इसे बाइबल पढ़ी, हर अच्छे आदमी ने भले ही उसके पास आधी रोटी थी, उस आधी रोटी में भी उसने एक टुकड़ा जो है वो अपने साथियों में बांटा है। तो ये जिंदगी का दस्तूर होना चाहिए कि अगर हमने एक रोटी हमें मिली है तो हमने उस एक रोटी को भी अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने प्रोफेशनल्स के साथ, अपनी फैकल्टी के साथ बांटा है। तो ये मुद्दा लेकर हम आगे बढ़े हैं जिंदगी में, तो इसलिए हमें कभी घाटा महसूस नहीं हुआ। घाटा एक सिर्फ महसूस करने की बात है कि हम मारे गए, लुट गए, पैसा नहीं बना, ये जो नाम मिला, जो इज्जत मिली और जो हमारे 30,000 बच्चों ने कामयाबी की हदों को छुआ है, वो
करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए से भी ज्यादा है। और यही वजह है कि क्योंकि जब बच्चा कामयाब होकर यहाँ से निकलता है तो वो कहीं ना कहीं उसके दिलों में इंडस्ट्री के प्रति, देश के प्रति और इंसानियत के प्रति अच्छे भाव पैदा हो जाते हैं। एक सवाल और दिमाग में आ रहा है कि नॉर्थ इंडिया की बात करें, हम साउथ की नहीं कर रहे हैं, नॉर्थ के अंदर कुछ एक्शन हुए हैं, तो उसमें ये एक्शन जो है बड़ा महत्वपूर्ण नजर आता है कि आपके द्वारा जो प्रोफेशनल्स जो है, चाहे वो अब प्रिंट हो, टेलीविजन हो, मैक्सिमम तो मुझे लगता है कि टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर ही बच्चे गए, और फिल्म इंडस्ट्री हो, तो इनको बड़ा बल मिला है ये नॉर्थ इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा। अगर आप कंपेयर करें साउथ के साथ में, तो इसको, इस कंट्रीब्यूशन को एंटरप्रेन्योरशिप के एंगल से आप कैसे देखते हैं? मैं इतना कहूं, हिंदुस्तान में इस वक्त जितने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, प्राइवेट, सरकारी, छोटे बड़े, वो सारे एक तरफ और AFT एक तरफ। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। जी जी जी। उत्तर भारत के में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। लद्दाख से लेकर और दिल्ली तक, मध्य प्रदेश तक, छत्तीसगढ़ तक मेरा राज है। मैं ये कह सकता हूं कि कहीं आप चले जाइए, आपको AFT के स्टूडेंट नजर आएंगे। प्रिंट हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, सिनेमा हो, न्यू मीडिया, एनिमेशन हो, डाटा साइंस हो, आप कुछ भी बात कर लेंगे, मीडिया की बात कर लेंगे, तो आपको AFTN वहां काम करते हुए मिलेंगे। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, वरना 145 मुल्क में, दक्षिण भारत में भी भरे हुए हैं, वेस्ट में भी और ईस्ट में भी। अच्छा, अब AFT ना होता तो ये है कि अगर AFT ना होता तो मुझे लगता है कि शायद देश का कहीं ना कहीं नुकसान होता। कहीं ना कहीं मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आज भी जूझ रही होती अच्छे प्रोफेशनल्स के लिए। शायद इतना बड़ा चैनल इन्वेजन ही ना होता, क्योंकि ये क्या हुआ कि जो भी नया चैनल लाया, वो एक दफा AFT जरूर आया, क्योंकि उनको ये तो पता था कि बिल्डिंग तो हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे, इक्विपमेंट भी हम ले आएंगे खरीद कर। पैसे क्या बोलबाला था, बिल्डिंग भी बना दी, इक्विपमेंट भी ले लिया, काम कौन करेगा? तो काम करने के लिए, और तब तो रोबोट जैसी कोई बात भी नहीं थी, तो काम करने के लिए ट्रेन्ड मैन पावर की जरूरत है। तो जो भी चैनल अप्लाई करता था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में, वो एक लेटर हमारा लगाता था कि आई हैव अ टाई अप विद AAFT फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर, क्योंकि वो सवाल होता था वहां पे INB के अंदर कि तुम चैनल खोल रहे हो, क्या ताली बजाओगे? आदमी कहाँ है? क्योंकि भारत सरकार चैनल भी इसीलिए दे रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं INB मिनिस्ट्री का भी तो फर्ज था, अब एक हर मंत्रालय का फर्ज होता है कि हाउ टू क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो एक तरफ उनको लगा कि भाई मजदूर, ठेकेदार, लोहा, लकड़ी, पत्थर, बिल्डिंग बनेगी तो काम होगा। फिर जो भारत सरकार कमाएगी वो दे देगी फॉरेन करेंसी में, क्योंकि सारा इक्विपमेंट जो है वो फॉरेन से आएगा। तो करोड़ों रुपए का इक्विपमेंट आएगा और हिंदुस्तान का करोड़ों रुपए का फॉरेन एक्सचेंज विदेश में चला जाएगा, तो वो बराबर हो गया कंट्रीब्यूशन। तो सरकार भी ये ताकती थी कि भाई कम से कम एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी हमारे यहाँ के लोगों की, और तैयार कौन कर रहा है? यही 3-4 इंस्टीट्यूट थे उन दिनों में। जी सर, लास्ट क्वेश्चन सर की आज 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस AFT अपने एक मकाम पर है, आज यहाँ खड़े होकर के आप कैसे देखते हैं पूरी जर्नी को, और आगे क्या आप सोचते हैं कि इस AFT को कैसे आगे लेकर के जाएंगे? एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अब AAFT यूनिवर्सिटी बन चुका है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री भी चाहते थे कि देश के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो हमारे देश की फिल्म, टीवी, मीडिया को खुलकर सपोर्ट करे, और खासतौर पे सिनेमा को, क्योंकि हम दुनिया के सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाले देश हैं। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। रायपुर के अंदर हम लोगों ने AFT यूनिवर्सिटी शुरू कर दी है, और 11 हो गए हैं। एक कैंपस हमारा नोएडा का, एक हमारा रायपुर का, और दोनों मिलकर अब मैन पावर जो है तैयार की जा रही है। और देश में रिक्वायरमेंट बहुत हो चुकी है। 950 चैनल हैं इस वक्त, 500 से ज्यादा रेडियो स्टेशन हैं, तकरीबन 30,000 न्यूज़पेपर हैं, 4,000 5,000 मैगजीन हैं। इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं मीडिया की जरूरत है। एनिमेशन जो है वो अपने आप में एक नई इंडस्ट्री उभर के ऊपर आ रही है, और ग्राफिक्स और एनिमेशन जो है वो हर चीज का हिस्सा बन चुका है, हर मिनिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है, हर डिपार्टमेंट का
हिस्सा बन चुका है। तो ये प्रोफेशनल्स की जो रिक्वायरमेंट है ये पहले से कई ज़्यादा हो चुकी है। सोशल मीडिया जो है वो 140 करोड़ लोगों के साथ जुड़ चुका है। तो हर जगह ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मीडिया में ट्रेंड हों। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमें तो बहुत खुशी है कि हम लोग देश सेवा में लगे हुए हैं, एजुकेशन में लगे हुए हैं, ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, हमारे बच्चे अच्छे तैयार हो रहे हैं और हम लोगों ने इंकलाब पैदा किया है पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। और 3 चीज़ें तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो हम लोग एजुकेशन में कर सके। पहला कि हमने फिल्म टेलीविजन मीडिया के इन कोर्सेज को कंडेंस करके 3 महीने के भी ऐसे कोर्सेज डिज़ाइन करके देश को दिए हैं जहां कोई भी प्रोफेशनल अगर अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहता है तो इन कोर्सेज को करके समाज में नए सिरे से काम कर सकता है। दूसरा एक बहुत बड़ा इंकलाब जो हमने पूरे एजुकेशन में पैदा किया कि जितने भी कोर्सेज थे जो फिल्म टेलीविजन मीडिया से मास कम्युनिकेशन से जुड़े होते थे वो मास्टर्स होते थे पूरी दुनिया के अंदर। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने उन तमाम कोर्सेज को ग्रेजुएशन लेवल पर लेकर आए कि हमने 12वीं के बाद इन 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के अंदर हमने मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, सिनेमा इनको लेके आए, एनिमेशन, ये सब पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ करते थे। मुझे नहीं पता आपने भी शायद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मेरे पास 3 महीने वाले कोर्सेज जो कि इस वक्त 32 साल से चल रहे हैं उनमें जो स्टूडेंट आता था प्रैक्टिकल सीखने के लिए वो एमए के बच्चे आते थे और वो हमें बताते थे कि एमए कर लिया है, मास कम्युनिकेशन कर लिया है, लेकिन हमने आज तक कैमरा नहीं देखा, एडिटिंग टेबल नहीं देखी। तो वहां से भी हमें वो ज्ञान आया। तो हम लोगों ने उन कोर्सेज को खींच के ग्रेजुएशन लेवल तक आए ताकि बच्चों के 3 साल ग्रेजुएशन के वो बच जाएं जिसमें वो बेदली कर रहे हैं कि भाई बीए पास कर रहा हूँ, मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ, बीकॉम पास कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश कर रहा हूँ, फिर मैं सोचूंगा मीडिया में आने का क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। तो अब ये ग्रेजुएशन हो गया, ये बहुत बड़ा एक चेंज हम लाके दे सके। तीसरा एक बहुत बड़ा इनकलाब हमने जो पैदा किया कि जब हमने इन कोर्सेज को लॉन्च किया तो हमने इन कोर्सेज के अंदर ना तो कभी जाति पूछी और ना ही हमने कभी धर्म पूछा। आज तक इन 32 सालों के अंदर, क्योंकि मीडिया है ही एक ऐसा सेटअप, फिल्म टेलीविजन मीडिया में कोई ना किसी की जात पूछता है, ना नाम पूछता है, ना इसके अंदर कोई उसकी धर्म पूछता है। एक ही मकसद होता है कि जो फिल्म बना रहा हूँ उस पर मैं तन मन धन से काम करूंगा और इसे एक सक्सेसफुल फिल्म बनाना है। और एक ही थिएटर में 1000 आदमी बैठा होता है और किसी को ध्यान नहीं होता कि वो किस जाति और धर्म का है, वो सिर्फ सिनेमा देख रहा होता है। तो इन सारे मुद्दों को दिमाग में रखते हुए हमने उसको पूरे एक राष्ट्रीय लेवल के ऊपर इसको एक इंकलाब पैदा किया। मुझे खुशी है कि मुझे कभी इन चीजों के लिए झुकना नहीं पड़ा, भले ही शुरू में। और प्रधानमंत्री का जो विजन स्किल इंडिया को है उसको भी आपने। जी बिल्कुल। और हम जो हैं सबसे पुराने स्किल डेवलपमेंट कॉलेज हैं देश के, 32 सालों से स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। बच्चा जैसे ही एनरोल होता है उनको कैमरा, एडिटिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, डांस, ड्रामा, जितने स्किल्स हैं, फाइन आर्ट्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं और जितने इक्विपमेंट हैं उनको देकर उनकी स्किल को डेवलपमेंट कर देते हैं ताकि वो यहाँ से निकलने के बाद जिंदगी में कभी खता ना खाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपकी एएफटी की जर्नी को जान करके और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मैं पूरा कन्विंस हूँ कि नॉर्थ इंडिया को किस तरीके से एएफटी ने अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक मुलाकात डॉक्टर संदीप मारवा के साथ, हर बात में है छुपी नई बात।